लीगल एथिक्स एंड बेंच बार रिलेशन, ये जो पेपर है इसमें अब तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो पूरा लीगल एथिक्स का क्या इतिहास रहा है, कैसे विकास हुआ, वकीलों का, अधिवक्ताओं का नामांकन और इनरोलमेंट का क्या प्रक्रिया है, उनकी कार्य और शक्ति क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट बार काउंसिल, और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू मैं आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लीगल तरीके से कैसे आंसर लिखते हैं और कंसेप्ट को कैसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कौन कौन से केसेस, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर सुन लीजिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास। तो अब तक आप समझ गए कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे फॉर्म करना है, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। तो जो अधिवक्ता अधिनियम है उसकी धारा 4(1) में चलते हैं, वहीं से शुरू होगा ये। अब तक हमने पढ़ा कि बार काउंसिल दो तरह के होते हैं, एक स्टेट काउंसिल और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर ही अधिवक्ता जो है अपना नॉमिनेशन कराते हैं, नाम सूची में दायर करते हैं। कौन सी धारा है, धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार जिन पर अधिनियमित का विस्तार है, भारतीय विधिक परिषद के नाम से एक विधिक परिषद होगी जिसके सदस्य कौन कौन से होंगे, महान्यायवादी, भारत का महासॉलिसिटर और प्रत्येक राज्य का विधि द्वारा अपने सदस्यों से निर्वाचित एक सदस्य यानी कि जो अध्यक्ष होगा। तो बेसिकली भारत में जितने स्टेट हैं हर जगह पर एक स्टेट बार काउंसिल है। जैसे अभी 25 बार काउंसिल है, कुछ स्टेट्स के कंबाइंड है, जैसे केरल का लक्षद्वीप के साथ है, महाराष्ट्र का और गोवा का एक साथ है, तो वो स्टेट बार काउंसिल। और इन सारे स्टेट बार काउंसिल के ऊपर आता है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसका उल्लेख कहाँ है, धारा 4 में। और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और प्रत्येक राज्य का एक विधिक सदस्य। अब धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास विनिर्दिष्ट अर्हताएं ना हो, मतलब जो योग्यता डिसाइड की गई वो योग्यता होनी चाहिए। लास्ट में हमने योग्यता क्या पढ़ा था, जो अधिवक्ता के रूप में योग्यता पढ़ा था कि उसकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। ऐसे ही इसके सदस्य के लिए भी योग्यता निर्धारित की गई है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा इसमें बार काउंसिल में, और निर्वाचित की जाएगा उनको। और निर्वाचन होने के बाद ऐसा व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता रहेगा। जो यथास्थिति उसको बताया गया है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर जो उसके काम है वो उसको करता रहेगा। राज्य विधिक परिषद सदस्य की दशा में जो वो पदेन, अगर वो राज्य विधिक परिषद का पद पे है तो उसकी निर्वाचित तारीख से ही जब वो इधर बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो वहाँ से उसका सदस्यता नहीं रहेगी। एक साथ दोनों जगह का वो सदस्य नहीं हो सकता है, किसी अन्य दशा में उसकी अवधि के लिए होगी। और राज्य विधिक परिषद के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, पर प्रत्येक सदस्य भारतीय विधिक परिषद के सदस्य के रूप में अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो सकता। अब मान लीजिए उसको वापस से स्टेट बार काउंसिल में जाना है तो वो तब तक अपना छोड़ नहीं सकता है पद जब तक कि उसकी जगह पे कोई और निर्वाचित नहीं हो जाए। ये हर जगह का ये नियम सिंपल होता है कि जब तक आपकी पद जो है वो भर नहीं जाएगा तब तक आप अपना पद छोड़ नहीं सकते हैं। अब आता है भारतीय विधिक परिषद के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका वर्णन कहाँ है, धारा 7 में है। तो हम चलते हैं धारा 7 में। सबसे पहले इसका एक सामान्य कार्य की लिस्ट होती है। सामान्य कार्य में उसका क्या है, एक तो शिष्टाचार मेंटेन करना, क्योंकि वो खुद उसी का अध्यक्ष बनाया गया है ना, वित्तिकाचार उसको अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया, बार काउंसिल इसीलिए बनाया गया कि जितने भी वकील हैं उनमें शिष्टाचार मेंटेन हो सके। इसीलिए एक अनुशासन समिति की तरह काम करता है और जो भी प्रक्रिया बनाता है वो प्रक्रिया बना के उसको निर्धारित करता है कि कैसे शिष्टाचार बना रहेगा। इसके बाद जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनके अधिकार, उनके विशेषाधिकार, उनके हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों के लिए जो भी नियम कानून बनने हो। इसके अलावा कानून में जिस तरह का सुधार हो सके उसके लिए समर्थन करना, उसकी सुनवाई करना। फिर किसी भी मामले में कार्रवाई भी कर सकता है और इसके लिए वो राज्य विधिक परिषद का भी हेल्प ले सकता है। फिर राज्य के विधिक परिषद जो है उन पर नियंत्रण रखना और विचार विमर्श करना विधिक परिषदों से, विधि की शिक्षा से संबंधित जो भी विचार, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, जो लोग वहाँ से ले रहे हैं डिग्री, उस डिग्री को मान्यता देना, उपाधि देना उनको, अगर जिन लोगों को योग्यता है उन लोगों को उपाधि देना, ये सब इसके सामान्य काम है। तो एक केस है बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम एडवोकेट जनरल के मामले में, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक बॉडी कॉरपोरेट है, यानी एक निगमित निकाय है
इसका शाश्वत उत्तराधिकार है। एक सामान्य मुद्रा होगी इसकी, इसको संविदा करने की यानी एग्रीमेंट्स और वो करने की शक्ति है। और साथ ही साथ भारतीय विधिक परिषद के कुछ काम हैं जो फिक्स किए गए हैं, जैसे वही आचार शिष्टाचार का मानक निर्धारित करना, विशेषाधिकार और अधिकार के हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ नियंत्रण करना, शिक्षा की लॉ की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उनकी अर्हताएं मतलब क्या योग्यता होगी अधिवक्ता के रूप में नामांकन की, वो योग्यता निर्धारित करना, प्रमाण पत्र देना, सदस्यों का निर्वाचन करना, उनका प्रबंधन करना, साथ ही साथ जो बार काउंसिल है उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करना। ये सब क्या किसका काम है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। लेकिन ये सामान्य काम है। अब असामान्य और एक्स्ट्रा काम में क्या है, वो 7(2) में दिया गया, जैसे निर्धन लोग हैं उनके लिए मदद करना, उनको वित्तीय सहायता देना, उनको विधिक रूप से कानूनी सलाह फ्री में देना, उनके लिए पुस्तकालयों का निर्माण करना। हाँ, तो इसके बाद अगला पॉइंट है अधिवक्ताओं को प्रविष्ट करना। मतलब धारा 20 जो है ये कहता है जो प्रत्येक ऐसा अधिवक्ता जो नियत दिन के ठीक पहले उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार है और नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं है, तो अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है? नामावली में दर्ज करने का प्रयास करेगा। इसके बाद है धारा 19। धारा 19 भी है वो स्टेट बार काउंसिल से संबंधित है, जहाँ पहली बार जो बनाई गई अधिवक्ता की नामावली है उसमें उसका नाम भेजेगी, उसके बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका नाम भेजेगी। इसके बाद धारा 18 भी इसी से कनेक्टेड है कि 18, 19, 20 जो है वो अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट होने के लिए धाराएं हैं। इसके बाद है समितियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो जो भी अन्य विधिक परिषद यानी बार काउंसिल हैं वो समान भारतीय विधिक परिषद समिति और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन धारा 9 की उपधारा में कहा गया है कि विधिक परिषद एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी और प्रत्येक समिति में 3 व्यक्ति मिलकर बनेगी। एक समिति में कितने होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। और धारा 3 में कहा गया है कि उनके विनिर्दिष्ट अर्हताएं जो परिषद के सदस्य वो सारी योग्यता रखते हों और किसी भी अनुशासन संबंधी समिति के सदस्य में से ज्येष्ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा। तीनों में से जो ज्येष्ठ अधिवक्ता होगा वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक। और इसके बाद ऐसे प्रत्येक समिति में अधिक से अधिक 9 और कम से कम 5 ऐसे सदस्य होंगे जो विहित किए गए हों। तो इस तरह से धारा 9 जो है वो समिति और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। इसी में आगे धारा 10 भी एडेड है। धारा 10 क्या है? तो धारा 10(2) के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्थायी समिति का भी गठन करेगी। एक तो समिति हो गई इससे पहले वाली, और एक स्थायी समिति का गठन करेगी जो अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित 9 सदस्यों से मिलकर बनेगी। और एक विधि शिक्षा समिति होगी जो 10 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसमें से 5 सदस्य परिषद द्वारा अपने सदस्य से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और 5 सदस्य परिषद द्वारा सहयोजित ऐसे व्यक्ति होंगे जो उसके सदस्य नहीं है, यानी 5-5 का कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बनाया गया। तो धारा 9 और 10 किससे रिलेटेड है? समिति निर्माण से रिलेटेड है। समिति में कितने सदस्य होंगे, समिति का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके कर्मचारी कैसे नियुक्त होंगे, उसका अध्यक्ष कैसे नियुक्त होगा, ये सब काम कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद लेखा बनाए रखना और लेखा परीक्षा करना, ये है धारा 12 में। लेखा संबंधी जितनी भी डिटेल है वित्तीय वर्ष से संबंधित, अगले वर्ष जो उसको पेश किया जाएगा वो सारा काम कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो जाकर के राजपत्र में प्रकाशित होता है। अब आता है कि पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स क्या हैं? तो इसके लिए हमें पहला तो उसको नियम बनाने की शक्ति है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 15 में हमने पढ़ लिया कि जो भी नियम बनेंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा। गुप्त मतदान द्वारा नियम को फिर डाक पत्र द्वारा मतदान का भी अधिकार है। नामावली तैयार की जाएगी, निर्वाचन नामावली, और उसके बाद उसको निश्चित भी किया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, उनकी निर्वाचन की रीति तय की जाएगी और उसके बाद नामावलियों का जो निर्वाचन नामावली तैयार की गई उसको फिर से देखा जाएगा, उसके बाद ही उसके परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। अगर वाजिब नहीं लगेगा तो उसको निश्चित भी किया जा सकता है। जो बार काउंसिल है उसके पद की रिक्तियों को भरने का काम इसको है। अध्यक्ष बनाना, उपाध्यक्ष बनाने की शक्ति है। इसके साथ ही साथ उसको कर्तव्य है कि विधिक सहायता दे, लोगों को सलाह दे, और साथ ही साथ सही जो भी फंडिंग आ रही है उसका सही गठन हो, लोगों को विधिक सहायता और सलाह देने के लिए
समिति और उप समितियों का गठन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है, और साथ ही साथ अधिवेशन बुलाने का काम करता है, कारोबार का संचालन करता है। अगर सारे सदस्य नहीं आते हैं तो फिर सदस्य संख्या की गणपूर्ति करने का भी काम उसी का है। साथ ही साथ समिति के सदस्यों की एक पदावधि निर्धारित करना, कितनी मीटिंग में शामिल होना, ये सारी चीज़ें, लेखपाल तैयार करना, उनकी सेवा की शर्तें डिसाइड करना। ओवरऑल धारा 15 जो बंद करती है कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल द्वारा धारा के अधीन बनाए रखे नियम तभी प्रभावी होंगे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका अनुमोदन कर देगा। तो दूसरा आता है वृत्तिक तथा अन्य औपचार के लिए अधिवक्ता को दंड देने की शक्ति। अधिवक्ता को दंड भी दे सकता है, धारा 36 के अनुसार कहा गया। अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत आ जाती है और बार काउंसिल उस पर विश्वास करने के कारण कोई ऐसा अधिवक्ता जिसका राज्य नामावली में दर्ज नहीं है और वो दोषी ठहराया जाता है तो उसको वो सज़ा भी दे सकता है। सुनवाई करेगा पहले, उसके लिए अनुशासन समिति के समक्ष किसी अधिवक्ता के लिए अनुशासित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आता है उसकी अपीलीय शक्ति जो कि धारा 37 में दी गई है, अपील करने की शक्ति। मतलब कोई भी धारा 35 के अधीन कहा गया कि कोई आदेश या राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से कोई व्यक्ति आदेश तारीख के 60 दिन के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील कर सकता है और वो अपील की सुनवाई भी करेगा। इसके बाद भारतीय विधिक परिषद को कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी मिली गई हैं, जैसे राज्य विधिक परिषद यानी स्टेट बार काउंसिल को वित्तीय सहायता देता है धारा 46 के तहत जब भी उसको ज़रूरत हो। पारस्परिकता की शक्ति है धारा 47 के तहत जो विधि व्यवसाय करने के हकदार नहीं होंगे उनके लिए। और पुनरीक्षण की शक्ति है धारा 48 के तहत, किसी भी इसको लेखबद्ध कोई चीज़ आई है उसका पुनरीक्षण कर सकता है, कोई भी अभिलेख मंगा सकता है। पुनर्वलोकन की शक्ति धारा 48 के तहत, और अनुशासन समिति से भिन्न उसकी समितियों में कोई समिति हो, कोई पारित हो चुका है कोई आदेश, उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। निर्देश देने की शक्ति है धारा 48 के तहत, दक्षतापूर्ण किसी काम को निर्वहन करना हो तो वो निर्देश दे सकता है। और विधिक कार्रवाई के विरुद्ध परिषदों का संरक्षण धारा 48 के तहत है कि किसी भी नियम के उपबंधों को सद्भावनापूर्वक उसका पालन किया जाए, अगर पालन नहीं होगा तो विधिक कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि विधिक कार्रवाई में समिति के सदस्यों के विरुद्ध नहीं होगी, किसी भी समिति के सदस्यों के विरुद्ध उनको संरक्षण देने का काम भी क्या करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, पहले भारतीय विधिक परिषद का संगठन पढ़ा धारा 4(1) में, जिसमें भारत का महान्यायवादी, भारत का महासॉलिसिटर जनरल और प्रत्येक राज्य से एक विधिक परिषद का एक सदस्य। इसके बाद उनको कैसे संगठन किया जाता है ये पढ़ा, और ये धारा 14 में उल्लेख किया गया। फिर भारतीय विधिक परिषद की शक्ति और कर्तव्य पढ़ा। शक्ति और कर्तव्य में हमने पढ़ लिया कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, शाश्वत उत्तराधिकार है, संविदा करने की शक्ति है इसके अंतर्गत, और साथ ही साथ अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट करवाने की शक्ति धारा 18, 19, 20 में दी गई है। समिति के और कर्मचारी की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है इसको। लेखा और इत्यादि की तैयारी करने की व्यवस्था कर सकता है, नियम बनाने की शक्ति है इसके अंतर्गत। और इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वाद का आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो अधिवक्ता के रूप में नामांकन से रोकने वाला नियम मनमाना, अनुचित और भारतीय विधिक परिषद के क्षेत्राधिकार और शक्ति के परे है और शून्य। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। इसके बाद इसके अंदर अपीलीय शक्ति होती है, इसके पास व्यावसायिक शक्ति होती है, दंड देने की शक्ति होती है, और साथ ही साथ कुछ अन्य शक्तियाँ और कृत्य भी दी गई। धारा 48 तक इनका पूरा उल्लेख है। अब इसके बाद भी आप इसको एक बार और थोड़ा सा सुनिएगा तो शायद थोड़ा आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट टाइम इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट हैं। तो इन फैक्ट को जब आप इकट्ठा करके कंसेप्ट वो करिएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप इस फैक्ट के साथ अच्छा आंसर फॉर्मेट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहेगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।